अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे दो जो सबसे कॉमन हेपेटाइटिस हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्यों होते हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी से। फैसलाबाद सिटी के अंदर जो हमारा लीवर सेंटर है उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसके मुताबिक फैसलाबाद में से हर 4 में से एक शख्स के अंदर हेपेटाइटिस की तशखीस हुई थी। तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन है। इनिशियली जब आज से 20-25 साल पहले लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये बीमारी नई नहीं थी, तो उस वक्त ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। उसकी वजह ये थी कि लोगों को इसके ट्रांसफ़र होने यानी इंतकाल के अमल का मालूम नहीं था कि ये बीमारी लगती कैसे है। तो कई गुज़श्ता सालों से जो भी प्रैक्टिस चली आ रही थी वही चल रही थी। लोगों को आइडिया नहीं था कि अगर एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल से हेपेटाइटिस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई और मालूम हुआ कि किन चीज़ों से हेपेटाइटिस होता है। तो अब जो है वो काफ़ी हद तक लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या। हेपेटाइटिस हम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें जो हमारा जिगर है उसकी सोजिश हो जाती है। जिगर की सोजिश को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और जो वायरल इलनेस की वजह से हेपेटाइटिस होता है उसको फिर हम डिफरेंट नामों से हम पुकारते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, हेपेटाइटिस डी है और ई है। ये कॉमन टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की होती हैं। ए और ई जो है वो खुराक के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है। अगर आप खाना खाने के बाद हाथ सही तरह से नहीं धोते या फिर आपका जो पानी है उसके अंदर ऐसे जरासीम हेपेटाइटिस के मिल जाते हैं, तो वहाँ से फिर हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता। ए और ई जो है वो ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको रिकवर कर सकती है। ए नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर होता है ज़्यादातर, और जो ई है वो हमला ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। उसमें खुदा न खास्ता हमल का प्रॉब्लम यानी हमल ज़ाया होने का ख़दशा होता है। और हेपेटाइटिस ई जो है वो हमला ख़वातीन के लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। लेकिन स्पेसिफ़िकली आज मेरा मकसद इस वीडियो का है वो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात करना है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये क्रोनिक डिज़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और फिर खुदा न खास्ता जिगर जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़राब भी हो जाता है और मरीज़ इस हेपेटाइटिस की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमवात जो हैं वो मेडिकल इमरजेंसी में हम देखते हैं कि वो हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से हो रही होती हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो जिगर की सोजिश करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो जिगर के जो स्ट्रक्चर होता है उसकी साख्त है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों में जिगर के कैंसर का भी बायस बन जाते हैं। अगर बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि सिरिंजेस जो थी पहले दौर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। एक ही सिरिंज जो है वो अगर आप लोकल डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वही उसको दो दो के वॉश करके दूसरे मरीज़ों पे भी इस्तेमाल करते रहते थे। तो अगर किसी एक शख्स को बीमारी थी तो वो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पूरे गाँव को लग जाती थी। तो ये हेपेटाइटिस जो है वो फैलने की सबसे बड़ी वजह थी। हमने एक दफ़ा एक इस्लामाबाद के ही करीब एक छोटा सिटी है जिसको चिन्योट कहते हैं, वहाँ पे एक कैंप किया था। वहाँ पे जाके हमने बहुत सारे लोगों के हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट किए थे। तो हैरान कुन तौर पे बहुत सारे मरीज़ जो थे वो न्यूली डायग्नोज हो गए थे जिनको इसके बारे में मालूम ही नहीं था कि उनको हेपेटाइटिस है। तो ज़्यादातर इन केसेस के अंदर जो जरासीम फैलने की वजह जो होती है वो सिरिंज जो है उसका इस्तेमाल होता है, जो कि बार बार मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे जो आलात हैं जराही के, उनकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकते हैं। जैसे कि डेंटिस्ट जो होते हैं आम तौर पे गलियों के अंदर, गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर भी लोग प्रेफर करते हैं कि किसी आम जो पुराना दांतों का डॉक्टर है उससे ही इलाज करवाएं, जो कि क्वालिफाइड नहीं होते, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वो अरसा दराज से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उनके पास उस तरह के औज़ार नहीं होते जिनसे दांतों को निकालने के लिए, दांतों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी सफाई की जा सके, जैसे कि ऑटोक्लेव वगैरह होता है, और उनका वो सही इस्तेमाल भी नहीं जानते होते। उस वजह से फिर ना सिर्फ हेपेटाइटिस बी सी, खुदा न खास्ता HIV, और फिर यहाँ से जो वायरस है वो दिल की झिल्लियों पे भी बाज़ का चला जाता है, जिसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो इन हालात के सही तौर पे साफ़ ना करने से भी ये बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसके अलावा एक और जगह है जो कि बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है, जहाँ से आप कटिंग कराते हैं, शेव कराते हैं, वहाँ से भी ये बीमारी काफ़ी हद तक
फैली थी और अभी भी फैल रही है, क्योंकि आप अगर ब्लेड को चेंज कर भी लेते हैं लेकिन जो उसके औज़ार हैं अगर वो किसी ऐसे मरीज़ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उसको सही तरह से स्टरलाइज नहीं किया जाता, जैसे कि उस तरह है, तो वो ब्लड उसके ऊपर लग सकता है, तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फिर भी जरासीम फैलने का खदशा होता है। यहाँ पे भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप जो है वो अपने कैंची, एक रेज़र के लिए जो भी उसरा वगैरह है उसको आप ख़ुद इस्तेमाल करें, और यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पे कोशिश करें मशीन का इस्तेमाल करें, शार्प ऑब्जेक्ट से अपने आप को बचाएं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये वायरस फैलता है। इसके अलावा अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उसके दौरान भी हेपेटाइटिस बी स्पेशली ये फैल सकता है हस्बैंड से वाइफ में, वाइफ से हस्बैंड में, और फिर बाद में बच्चे की पैदाइश के दौरान बच्चे के अंदर भी ये जरासीम जा सकते हैं। तो इस बीमारी को अगर फैलने से या अपने आप को होने से बचाना है तो इन चीज़ों की तो एहतियात लाजमी करनी होगी कि आपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, सिरिंज को बार बार इस्तेमाल ना करें, शार्प जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नाई की दुकान पे है या कान आप जो है वो चुदवा रहे हैं, तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर आप जो है वो नए साफ़ सुथरे औज़ार इस्तेमाल करें, या अगर नए इस्तेमाल नहीं हो सकते तो जो पहले वाले औज़ार हैं उनको अच्छी तरह से स्टरलाइज़ किया हो। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है या वालिद को हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है तो उस सूरत में अपना ट्रीटमेंट करवाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं और डॉक्टर के मशवरे से ही फिर आगे फैमिली प्लानिंग करें। अगर अपने हेपेटाइटिस बी का सही तरह से इलाज नहीं करवाते तो आपके बच्चे को भी खुदा न खास्ता कल को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब किसी शख्स को अगर हेपेटाइटिस हो गया तो पता कैसे चलता है कि इस शख्स को हेपेटाइटिस हो गया? तो कुछ अलामात हैं जो कि कॉमनली हेपेटाइटिस के मरीज़ों के अंदर देखी जाती हैं। पहले नंबर पे तो थकावट है, बहुत ज़्यादा थकावट रहना बगैर किसी वजह से, तो ये एक अलामत हो सकती है हेपेटाइटिस होने की, यानी जिगर की सोजश की। इसके अलावा भूख का कम लगना भी एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा आंखों का पीला होना जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, ये भी एक अलामत होती है, अक्सर लोगों में पाई जाती है हेपेटाइटिस की वजह से। या फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर धब्बे बन जाना, क्योंकि जिगर का एक काम है खून के जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा खून सही तरह से जमता है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उस वजह से भी जिस्म के ऊपर नीले धब्बे वगैरह होने का मसला हो सकता है। तो ये भी एक अलामत हो सकती है। जिस्म के ऊपर ख़ारिश होना ये भी एक अलामत हो सकती है कि नुकसानदेह मादे जो हैं वो जिगर ने साफ़ करने हैं वो सही साफ़ नहीं कर रहा, तो उस वजह से जिस्म के अंदर नुकसानदेह मादे इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अलावा आखिरी स्टेजेस के अंदर पेट के अंदर, जिस्म के अंदर, टांगों के अंदर पानी का इकट्ठा होना भी एक अलामत होती है। खून की उल्टियाँ, काले पखाने, ये भी एक अलामत होती हैं। तो ये सारी अलामत किसी भी जिगर के मरीज़ के अंदर हो सकती हैं। तो अगर किसी शख्स के अंदर इनमें से कोई भी अलामत आती है, स्पेशली शुरू में ही अगर आपको थकावट वगैरह का मसला हो रहा है, तो आपने हेपेटाइटिस बी सी का अपना टेस्ट ज़रूर कराना है। हेपेटाइटिस बी के लिए अमूमन हम HBsAg टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी सीरम एंटीजन कहा जाता है, और हेपेटाइटिस सी के लिए anti-HCV टेस्ट होता है जिसको हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, वो होता है। अब अगर किसी शख्स का ये इनिशियल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इसके बाद आगे टेस्ट होते हैं। स्पेशली PCR एक ऐसा टेस्ट है जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम ऑथेंटिकली बता सकते हैं कि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस है तो उसके बॉडी के अंदर कितना हेपेटाइटिस है। तो उसके लिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव PCR जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है चेक करने के लिए। हेपेटाइटिस बी के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, anti-HBC है, anti-HBS है, ये देखने के लिए कि आपको पहले हेपेटाइटिस हुआ नहीं हुआ, रिकवर हो गया। लेकिन सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपने जब भी हेपेटाइटिस के लिए चेक करवाने के लिए हम करते हैं वो HBsAg फॉर हेपेटाइटिस बी है और anti-HCV फॉर हेपेटाइटिस सी है। तो ये दो टेस्ट बेसिक हैं। इसके अलावा आप LFT जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, तो ये देखने के लिए कि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस है तो कहीं उसका जिगर डैमेज तो नहीं हो रहा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से जिगर की साख्त वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो टेस्ट हैं ये हम करवाते हैं स्टार्ट में किसी भी शख्स के अंदर हेपेटाइटिस की तशख़ीस करने के लिए। और अगर किसी शख्स में हेपेटाइटिस की फिर तशख़ीस खुदा न खास्ता हो जाती है तो अब जो है वो उसका इलाज दवाइयों से ही होता है, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं होता। जो इनिशियली हेपेटाइटिस सी है उसके लिए इंजेक्शंस दिए जाते थे, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को पहले इंजेक्शन लगाए जाते थे। पहले हर दूसरे दिन एक इंजेक्शन लगता था, फिर एक हफ्ते में लगने वाला इंजेक्शन आ गया। अब जो है वो काफ़ी हद तक दवाई जो है हेपेटाइटिस सी की काफ़ी एडवांस हो गई है, टैबलेट फॉर्म में गोलियों की शक्ल में आ गई है, और इन गोलियों का इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पहले जब इंजेक्शंस दिए जाते थे उससे काफ़ी लोगों में ये बीमारी दोबारा से भी आ जाती थी, मुकम्मल तौर पे रिकवरी नहीं होती थी, वायरस कुछ ना कुछ बच जाता था और फिर वो दोबारा से बॉडी में अटैक कर देता था। लेकिन अब जो गोलियों के साथ इलाज किया जाता है उसमें अक्सर 95% से ज़्यादा भी रिकवरी रेट होता है, और एक दफ़ा अगर आप
हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल कोर्स कर लेते हैं तो हेपेटाइटिस सी आपकी बॉडी में से ख़त्म हो जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा आपको एहतियात तो वही सारी एहतियातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोबारा भी आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली आ सकता है कि अगर आप एहतियात नहीं करते। इसके लिए फिर ये है कि आपने दोबारा जब भी अगर चेक करवाना हो तो anti-HCV का टेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जब भी किसी शख्स को हेपेटाइटिस हो जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और वो हमेशा के लिए रहेंगी। यही एक प्रॉब्लम होता है जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए लोग स्पेशली वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि anti-HCV हमेशा के लिए पॉजिटिव रहती हैं और वो ऐसे लोगों को फिर वर्क वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते, और ये कभी भी आपकी बॉडी में से anti-HCV एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। एंटीबॉडीज़ बेसिकली बताती हैं कि इस शख्स को इन्फेक्शन थी और वो उसके अंदर बॉडी ने अपना रिएक्शन करके एंटीबॉडीज़ बना दी हैं। तो ऐसे शख्स में भी हमेशा हम PCR का टेस्ट करवा के ही चेक कर सकते हैं कि इसको क्या एक्टिव यानी इस वक्त बीमारी है या नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का इसके उलट है। हेपेटाइटिस बी के लिए हमें जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं, उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया कि वैसी दवाई नहीं आई कि 3 महीने 6 महीने खाने से आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये बीमारी जो है वो हमने कोशिश करनी होती है कि इसका लेवल जो है जरासीम का बॉडी के अंदर कम से कम रखना ताकि बॉडी के ऊपर जो इसके नुकसानदेह असरात हैं वो ना हों इससे, खुदा न खास्ता, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक बहुत बड़ी वजह है जिगर का कैंसर होने की। तो जिगर के कैंसर से भी बचाने के लिए हमने इसका लेवल कम से कम रखना होता है। तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के जरासीम को आपकी बॉडी के अंदर कम से कम रखते हैं। इसके अलावा आपने जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी नहीं है, मेरी तरह अडल्ट्स हैं, बड़े हैं, जिनकी एज ज़्यादा है अभी, उनको अपने हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आता है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, बल्कि जिनका पॉजिटिव आता है वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का ये बेनिफिट होगा कि अगर आप एक दफ़ा वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं है, हेपेटाइटिस सी का इलाज है। हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं है, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन है कि अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी मोस्ट लाइकली नहीं होगा। बच्चों के अंदर जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है जिसको API कहा जाता है, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। इसलिए अपने बच्चों की सारी वैक्सीनेशन कराएं। इसके अंदर 10 से ज़्यादा बीमारियां जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि पोलियो है, टेटनस है, डिफ्थीरिया है, जिसको खन्नाक, तबदिक, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि पहले बहुत सारे बच्चों की जानें ले लेती थी। तो इन वैक्सीनेशन की वजह से अब बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको हम देखते हैं कि माशाल्लाह वो बड़े होते हैं, मुल्क है उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये वैक्सीनेशन जो है इसका बड़ा रोल है। इसी में ही अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी ऐड कर दी गई है। तो बच्चों को शुरू में ही हेपेटाइटिस बी की जब वैक्सीन दे दी जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। तो अगर बाहर से उनको हेपेटाइटिस बी अटैक करने की कोशिश करता है तो इम्यूनिटी उसको काबू कर लेती है और उसको हेपेटाइटिस बी होने से बचाती है। तो बच्चों को तो डेफिनेटली अब हो ही रही है, तो बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं और ख़ुद भी अपने चेकअप करवा लें कि अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं हुई और आपका हेपेटाइटिस बी जो है वो नेगेटिव है तो बेहतर ये है कि आप 3 इंजेक्शन का ये कोर्स है वो ज़रूर करवाएं ताकि आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचा सकें। क्योंकि अगर 4 में से एक शख्स को हेपेटाइटिस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसलिए अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो एटलीस्ट आपको हेपेटाइटिस बी की परेशानी नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया सी का तो फिर भी इलाज है, बी के लिए उस तरह से इलाज नहीं है जैसे कि सी को आप बॉडी से रेडिकेट ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं चाहता था कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और इन मालूमात के ऊपर अमल करके आप अपने आप को भी ख़तरनाक बीमारियां हैं उनसे बचाएं और अपने अजीज़ व क़ारब को, अपने बच्चों को भी इन बीमारियों से बचा सकें। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की ही मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।